बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रयोग द्वारा रबर की पाइसा निष्पत्ति सिग्मा को ज्ञात करना। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रयोग के अंतर्गत इस प्रयोग में जो है रबर की लगभग 1 मीटर रबर की जो है 1 मीटर लंबी खोखली नली होती है, जिसे एक दृढ़ आधार से लटकाते हैं एवं इसके निचले सिरे पर एक पीतल का वायुरुद्ध 1 मीटर लंबा जो है हुक लगा होता है और यह हुक एक ढक्कन से लगा हुआ होता है। ढक्कन के निचले सिरे पर खोखली नली के सिरे में एक हुक लगा रहता है, जिस पर हम भार लटकाते हैं। इस पर इस हुक पर क्या आरोपित करते हैं, भार को लटकाया जाता है। नलिका की लंबाई में वृद्धि ज्ञात करने के लिए एक संकेतक P, यहाँ जो है ये संकेतक इस स्केल पर बताया जाता है कि नली की लंबाई में वृद्धि हुई या कमी हुई। संकेतक P लगा होता है जो स्केल S पर इसे माप देता है। इस नलिका को पूर्णतया पानी से भरकर इसके ऊपरी सिरे पर कॉर्क लगा देते हैं। इसका जो ऊपरी भाग है उस पर हम कॉर्क लगा देते हैं। इसमें एक कम से कम त्रिज्या वाली अंशांकित ब्यूरेट लगी होती है, जिसमें लगभग 4/5 भाग पानी से भरा होता है। जब हुक पर भार लटकाते हैं तो रबर की नली की लंबाई में वृद्धि होती है तथा मोटाई में कमी होती जाती है। यानी कि रबर की जो नली है उसकी लंबाई में वृद्धि होना एक प्रकार से आपके क्या प्रदर्शित कर रहा है, उसकी अनुदैर्ध्य विकृति को, और उसका जो अनुप्रस्थ भाग है उसमें कमी को क्या प्रदर्शित कर रहा है, अनुप्रस्थ विकृति। तो अनुदैर्ध्य विकृति यानी कि उसकी लंबाई में वृद्धि, अनुप्रस्थ विकृति उसकी जो मोटाई है उसमें कमी। संकेतक की स्केल पर स्थिति देखकर लंबाई में वृद्धि तथा ब्यूरेट के जल के स्तर में गिरावट देखकर रबर की नली के आयतन में होने वाले परिवर्तन को हम ज्ञात करते हैं। माना कि रबर की नली की प्रारंभिक लंबाई L थी। कितनी थी? L। और व्यास था D व आयतन है V, यानी कि कैपिटल L, ये कैपिटल L ले रहे हैं हम लंबाई, और व्यास है कैपिटल D और आयतन है कैपिटल V। इस स्थिति में रबर की नली का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A बराबर, ये A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को, A बराबर पाई R स्क्वायर होगा। तो R बराबर हमारे पास व्यास है, इसका आधा कर देंगे तो वो आपकी इसकी रेडियस बन जाएगी। तो A बराबर पाई D/2 का होल स्क्वायर, A बराबर पाई D²/4, यह आपके जो है इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आ गया। तथा रबर की नली का आयतन की बात करें तो V बराबर आपके हो जाएगा क्षेत्रफल इंटू लंबाई, यानी कि क्षेत्रफल और लंबाई को मल्टीप्लाई करते हैं तो आयतन हमें मिल जाता है। तो V बराबर पाई D²/4 इंटू L, यह आपके जो है आयतन को व्यक्त कर रहा है। नली पर भार mg लटकाने से लंबाई में वृद्धि कितनी होती है, हम उसकी लंबाई में वृद्धि मान लेते हैं कितनी है, dl है। व्यास में होने वाली कमी d के रूप में है। तो समीकरण 2 का अवकलन करने पर, ये जो समीकरण 2 है इसका हम अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर आयतन में परिवर्तन dv ज्ञात किया जा सकता है। तो अब इसका हम अवकलन करेंगे।
अतः डी वी बराबर पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू डी एल प्लस, अब एल को कांस्टेंट रखेंगे, डी का अवकलन करेंगे डी स्क्वायर का, तो पाई एल बाई 4 पाई एल बाई 4 इंटू डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2d डी के रूप में इसका अवकलन बनेगा। तो डी वी बराबर यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, यहाँ से देखिए पाई डी स्क्वायर बाई 4 डी एल को यहाँ कॉमन ले लिया है, पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू डी एल को हमने कॉमन ले लिया पूरी इक्वेशन से, तो यहाँ तो बनेगा 1, ये 1 बन गया, प्लस इसमें जो है इस पूरे पद का भाग देंगे, तो देखिए एक पाई से तो पाई कैंसिल हो ही जाएगा, डी स्क्वायर से एक डी कैंसिल हो गया, एल अपॉन डी एल बन गया, डी डी यहाँ रह जाएगा, तो डी वी बराबर पाई डी स्क्वायर डी एल अपॉन 4 1 प्लस 2l डी डी अपॉन डी डी एल, इस प्रकार से हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। और पाई डी स्क्वायर बाई 4 जो है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ रखेंगे हम पाई डी स्क्वायर बाई 4 की वैल्यू a के रूप में, तो डी वी बराबर a इंटू डी एल 1 प्लस 2l एल अपॉन डी एल डॉट डी डी अपॉन डी के रूप में ये पद बनेगा। तो a को मैं इस तरफ लेकर के जा रहा हूँ, तो 1 अपॉन ए डी वी अपॉन डी एल, इसे डी वी अपॉन डी एल, ए डी एल को मैं इधर लेके आया, तो डी वी अपॉन डी एल यानी कि लंबाई के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर 1 प्लस 2l अपॉन डी एल डॉट डी डी बाई डी के रूप में ये इक्वेशन हमारे पास बनती है। बात करते हैं हम पाइसा निष्पत्ति से, तो पॉइसन जो निष्पत्ति है उससे, चूंकि हम जानते हैं पॉइसन निष्पत्ति सिग्मा बराबर क्या होता है, अनुप्रस्थ विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति, तो सिग्मा बराबर जो अनुप्रस्थ विकृति है यानी कि उसकी जो मोटाई है उसमें होने वाला परिवर्तन, तो माइनस का डी डी अपॉन डी, यहाँ उसके मोटाई में कमी हो रही है इसलिए माइनस चिन्ह को हमने यहाँ प्रयुक्त किया है। डी एल अपॉन एल, डी एल अपॉन एल यानी कि यहाँ लंबाई में वृद्धि हो रही है इसलिए पॉजिटिव रखा हमने। तो देखिए विकृति हम किसके कहते हैं, होने वाला परिवर्तन बटे पूर्वावस्था, जो वस्तु है पदार्थ है उसमें हुआ परिवर्तन बटे उसकी पूर्वावस्था की स्थिति, और यहाँ पर भी देख सकते हैं लंबाई में हुआ परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, इस तरह से ये विकृतियाँ ली हमने। अनुप्रस्थ विकृति तो ये हो गई, ये अनुदैर्ध्य विकृति हो गई। तो यहाँ से हमारे पास ये पद निकल के आ रहा है माइनस का डी डी अपॉन डी एल अपॉन डी एल के रूप में। तो सिग्मा बराबर माइनस का डी डी अपॉन डी एल अपॉन डी एल, ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। तो इक्वेशन नंबर 4 से समीकरण जो 3 है हमारे पास, यहाँ इस 3 में वैल्यू रखेंगे। तो आइए हमने उसी वैल्यू पुट करते हैं, तो 1 माइनस 2 सिग्मा, 1 माइनस 2 सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन ए डी वी अपॉन डी एल के रूप में ये पद बनता है हमारे पास वैल्यू रखने पर। तो 2 सिग्मा बराबर 1 माइनस 1 अपॉन ए डी वी अपॉन डी एल, तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस 1 अपॉन ए डी वी अपॉन डी एल। अब यदि भार को क्रमिक रूप से बढ़ाते हुए अथवा घटाते हुए डी वी व डी एल के मानों के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो वह ग्राफ निम्नानुसार प्राप्त होता है। इसके अनुसार हमें मिलता है वो ग्राफ, ये इधर तो डी वी हो गया, ये इधर डी एल हो गया आपके। तो डी वी और डी एल के बीच में यदि वक्र खींचते हैं तो वक्र डी एल इस तरह से मिलता है डी वी अपॉन डी एल के मध्य एक रेखा के रूप में। इस वक्र की प्रवणता डी वी अपॉन डी एल के रूप में जो है व्यक्त होती है, और इसी प्रवणता से जो है हम सिग्मा का मान ज्ञात कर सकते हैं।
देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास गतिक विधि से अपरूपण गुणांक का मान ज्ञात करना अथवा मैक्सवेल सुई का प्रयोग। मैक्सवेल सुई के प्रयोग से जो है अपरूपण गुणांक ज्ञात करना। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ हमारे पास मैक्सवेल सुई एक 30 सेंटीमीटर लंबी इस तरह से नली होती है। ये जो हमें प्रायोगिक तार दिया जाता है, प्रायोगिक तार के एक सिरे को हम दृढ़ आधार से बांध देते हैं और दूसरा सिरा मैक्सवेल सुई के मध्य में जो है बिल्कुल बीच में बंधा हुआ होता है। मैक्सवेल सुई एक खोखली जो है बेलनाकार नली होती है। इसमें हम 2 तो सॉलिड बेलन रखते हैं और 2 ही खोखले बेलन इसमें रखते हैं। तो मैक्सवेल सुई दोनों सिरों से खुली हुई एक खोखली बेलनाकार नली होती है, जिसमें मैक्सवेल सुई के लंबाई के 4/1/4 के बराबर भाग वाले 4 बेलन होते हैं, जिसमें 2 समान द्रव्यमान के बेलन होते हैं, ठोस और खोखले, यानी कि 2 तो ठोस बेलन होंगे समान लंबाई के और 2 ही खोखले बेलन होंगे समान लंबाई के। मैक्सवेल सुई को प्रायोगिक तार से इस प्रकार लटकाया जाता है कि मैक्सवेल सुई क्षैतिज में बनी रहे। मैक्सवेल सुई के अंदर चारों बेलनों को इस प्रकार रखते हैं कि खोखले बेलन अंदर की ओर तथा ठोस बेलन बाहर की ओर रहे। यानी कि प्रारंभ की स्थिति में हम जो है खोखले बेलनों को अंदर की तरफ रखते हैं और ठोस बेलनों को बाहर की तरफ रखते हैं इसमें। अब मैक्सवेल सुई को थोड़ा सा घूर्णन करके छोड़ देते हैं तो वह निलंबन तार के सापेक्ष दोलन करना प्रारंभ कर देती है। यदि मैक्सवेल सुई का जड़त्व आघूर्ण I1 तथा ऐंठन दृढ़ता गुणांक C हो तो दोलन का आवर्तकाल निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है। T1 बराबर 2π√I1 अपॉन C के रूप में। यदि यह स्वयं के अक्ष के लंबवत केंद्र से गुजरने वाली रेखा के सापेक्ष मैक्सवेल सुई ठोस बेलन तथा खोखले बेलनों का जड़त्व आघूर्ण क्रमशः I0, IS और IH के रूप में है। ये तो केंद्र से इसके जो ओरिजिन है उससे गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, ये जो है ठोस बेलन का जो है जड़त्व आघूर्ण और ये खोखले बेलन के जड़त्व आघूर्ण को व्यक्त करता है। तो मैं समांतर अक्षों की प्रमेय के अनुसार जो कुल जड़त्व आघूर्ण होगा वो इस प्रकार रहेगा। I1 बराबर I0, ये तो ओरिजिन के सापेक्ष जो है केंद्र के सापेक्ष जो है जड़त्व आघूर्ण हो गया, प्लस 2 इंटू IH यानी कि खोखले बेलन का जड़त्व आघूर्ण समांतर अक्षों की प्रमेय से ले रहे हैं। IH प्लस मास ऑफ ऑल यानी कि खोखले बेलन का द्रव्यमान इंटू L/8 की पावर 2, क्योंकि देखिए यहाँ L/8 डिस्टेंस पर जो है ये उपस्थित होते हैं, देखते हैं हम डायग्राम में। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ हम देखें तो ये जो खोखले बेलन हैं, यहाँ से इनकी जो लंबाई है वो कितनी होगी, L/4 प्लस L/4 कितना हो गया आपके ये तो L/4 हो गया इधर, ये इधर L/4। अभी यदि हम एक खोखले बेलन की बात करें तो एक खोखले बेलन की जो मध्य अक्ष है ये होगी, ये डॉटेड लाइन इसकी अक्ष होगी। तो इसकी इस मूल मुख्य अक्ष से जो दूरी है वो कितनी होगी, L/8 यानी कि L/4 का आधा, L/8 डिस्टेंस होगी। इसलिए समांतर अक्षों की प्रमेय से जब हम इसका खोखले बेलन का जड़त्व आघूर्ण लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, IH प्लस MH और MH और इसकी जो है मुख्य अक्ष से दूरी L/8 के गुणन के रूप में। इस तरह से जो है ये खोखले बेलन का जड़त्व आघूर्ण हुआ। अब 2 बेलन है इसलिए इसे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया।
इसी तरह सॉलिड जो ठोस बेलन है उसका जड़त्वाघूर्ण IS प्लस मास ऑफ सॉलिड, एंड जो सॉलिड है वो उनकी उस एक बेलन की जो मुख्य अक्ष है उसकी जो तार है, तार से जो डिस्टेंस है, तार जहाँ बंधा हुआ है उससे उस बिंदु से दूरी कितनी है 3L/8 हो जाती है। और तो उस डिस्टेंस का हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2। यदि खोखले बेलन व ठोस बेलन की स्थितियां परिवर्तित कर दी जाए तो इस स्थिति में जो आवर्तकाल होगा वो हम लेंगे T2 के रूप में। तो T2 बराबर 2π√I2/c के रूप में ले लेंगे। तो अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो है बेलनों की स्थितियां परिवर्तित कर दी है। अंदर की तरफ हमने सॉलिड बेलन लिए हैं और बाहर की तरफ खोखले बेलन लिए हैं। तो L/4 लंबाई के जो ये बेलन है हमारे पास, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है डॉटेड, ये डिस्टेंस कितनी होगी L/8, इधर भी L/8 हो जाएगी। और यहाँ से खोखले बेलन की लंबाई, अक्ष की लंबाई की बात करें तो L/8 L/8 और L/8 कितना हो गया 3L/8 के रूप में हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 3L/8 और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी L/8 के रूप में। तो आइए अब हम जड़त्वाघूर्ण फाइंड आउट करते हैं। तो I2 बराबर I/O यानी कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में I/O प्लस IS प्लस, अब जैसे सॉलिड का ले रहे हैं तो सॉलिड बेलन अंदर की तरफ है तो ये डिस्टेंस कितनी है L/8। तो दो बेलन है इसलिए 2IS प्लस MS इंटू L/8 का होल स्क्वायर प्लस 2IH इसका मुख्य अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण IH प्लस इसका मास ऑफ होल और इसकी डिस्टेंस कितनी है 3L/8 का होल स्क्वायर। ये समांतर अक्षों की प्रमेय से जो है हमने इनके जड़त्वाघूर्ण लिए। अब जो समीकरण 2 है उसमें से समीकरण 2 के वर्ग को समीकरण 1 के वर्ग में से घटाते हैं। तो T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर को करेंगे तो समीकरण 1 के स्क्वायर में से समीकरण 2 के स्क्वायर को घटाएंगे तो यहाँ देखिए T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4π स्क्वायर I1/C माइनस 4π स्क्वायर C I2। तो यहाँ हम 4π स्क्वायर C को कॉमन लेते हैं तो I1 माइनस I2 बनता है। अब हमें ऐंठन दृढ़ता फाइंड आउट करनी है। तो ऐंठन दृढ़ता C ये रही। तो C इज इक्वल टू 4π स्क्वायर I1 माइनस I2 T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर। तो अब हमारा टारगेट होगा I1 माइनस I2 को फाइंड आउट करना। तो इसके लिए हम समीकरण जो 2 है, समीकरण 2 में से समीकरण 4 को माइनस करते हैं। I2 माइनस I1 इज इक्वल टू, देखिए हमने सभी वैल्यूज़ को यहाँ रखा। जो वैल्यूज़ कट रही है जैसे I नोड से जो है I नोड हमारे पास कैंसिल हो गया, 2IS से जो है 2IS कैंसिल हो गया, 2IH से 2IH कैंसिल हो गया और बाकी जो पद बचे उन्हें हम इस तरह से जोड़ देते हैं। I1 माइनस I2 2MH L/8 का होल स्क्वायर, ठीक है, L/8 का होल स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2MS L/8 का स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 1। तो हमारे पास जो एटलेस्ट 2MH L/8 का स्क्वायर और ये बनेगा माइनस का 8। तो 8 से 8 कैंसिल, यहाँ भी 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो है MH L स्क्वायर माइनस का MH L स्क्वायर बाई 4 प्लस MS L का स्क्वायर बाई 4 और L स्क्वायर MS माइनस MH अपॉन 4। समीकरण 6 से I1 I2 का मान यहाँ हम पुट करेंगे, I1 माइनस I2 का मान रखेंगे। तो C बराबर 4π स्क्वायर L स्क्वायर MS माइनस MH अपॉन 4 T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर।
तो ऐंठन दृढ़ता C बराबर, चूंकि हम जानते हैं ऐंठन दृढ़ता C बराबर कितना होता है, C बराबर पाना R4/2 के रूप में, इसको ध्यान रखें। तो पाई ईटा R4/2L, तो यहाँ से हम ईटा की वैल्यू निकाल सकते हैं बराबर करके। तो ईटा बराबर हमें मिलेगा 2πL, कैपिटल L का स्क्वायर, MS मास ऑफ सॉलिड बेलन सिलेंडर, और मास ऑफ होल यानी कि खोखले बेलनों का द्रव्यमान अपॉन R स्क्वायर, AR⁴, और T1 स्क्वायर माइनस T2 का स्क्वायर। ये आपके जो है अपरूपण गुणांक का फॉर्मूला फाइंड आउट होता है। इसी के साथ जो है यूनिट जो थर्ड है इसके समापन होता है। नेक्स्ट यूनिट हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। थैंक यू।